Hello everyone, this is part 2 video of June 2022 24 paper of BZ by CT. So let us continue with the next question. In the last part we discussed 4 major classes of digestive enzymes. हमने पढ़ा था कि 4 टाइप के जो digestive enzymes हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, those are proteases, carbohydrates, lipases and nucleases. The next question is describe the digestion of carbohydrates. अब carbohydrates कैसे डाइजेस्ट होते हैं वो देखना है. कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बेटा जो एंजाइम हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेसेस. नॉट दिस इज ओनली अ क्लास या एक कैटेगरी हमने बोल दी कि जो भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेसेस है. अब दिस कैटेगरी हैज सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम्स विद इन इट. सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी absorbed and metabolized directly by the lining of small intestine. However, disaccharides such as sucrose, lactose या फिर polysaccharide जैसे कि starch और glycogen have to be broken down to monosaccharides before they can be absorbed. अब अगर monosaccharide है मतलब कि सिंगल शुगर है तो वो तो डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको फर्दर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो हमारे इंटेस्टाइन में खुद से ब्रेक डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर डाइसैकेराइड है मतलब कि जो 2 यूनिट से बना हुआ है उन यूनिट को ब्रेक करने की जरूरत है, या अगर कोई ट्राइसैकेराइड है 3 यूनिट से बना हुआ है, ओलिगोसैकेराइड मतलब अप टू 8 मोनोसेक्राइड्स अगर अटैच है, या पॉलीसेक्राइड अगर कोई बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स अटैच है जैसे कि स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, तो पहले उनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है. So carbohydrates can be grouped into the following 2 categories. First is polysaccharases and second is glycosidases. Polysaccharases split polysaccharide into disaccharide और trisaccharide, that is oligosaccharide जिसमें 3 और मोर मतलब 3 to 8 चेन्स होती है मोनोसेक्राइड की, 3 to 8 यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड के. तो पॉलीसेक्रेजेस वो हैं जो पॉलीसेक्राइड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें, डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड में. ठीक है. नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडेजेस दैट ब्रेक अप डाइसेक्राइड. अब ये जो ड्राई या ट्राइसेक्राइड बने इनको मोनोसेक्राइड में कौन ब्रेक डाउन करेगा, glycosidases. The polysaccharase enzyme first split the polysaccharides into disaccharides or oligosaccharides. After this, the disaccharides or oligosaccharides, the products resulting due to the action of polysaccharides enzyme, are further split by the action of glycosidase, the second enzyme, into monosaccharide. तो सबसे पहले कौन काम कर रहा है, पॉलीसेक्राइड. वो क्या कर रहा है, सॉरी पॉलीसैकेरेज काम कर रहा है जो पॉलीसेक्राइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डाइसेक्राइड में. उसके बाद काम कर रहा है हमारा ग्लाइकोसाइडेज. ग्लाइकोसाइडेज क्या कर रहे हैं, इन डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड को वो चेंज कर रहा है मोनोसेक्राइड में. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन इन द नेक्स्ट टेबल. तो सिमिलरली यहाँ पे हमें दिया हुआ है जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन चीफ स्टोरेज फॉर्म या एनर्जी फॉर्म होता है एनिमल्स में. प्लांट्स में होता है स्टार्च, और सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है. तो ये 3 मेजर पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास होते हैं. इनको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा पॉलीसैकेरेजेस, और पॉलीसैकेरेज में कौन सा एंजाइम आ गया, अमाइलेज या सेल्यूलेज. ठीक है जी. अब इससे बना डाइसेक्राइड लाइक मैल्टोज, सेलोबायोज, ट्रीहेलोज, लैक्टोज, सुक्रोज. इनको फर्दर डाइसेक्राइड को ब्रेक डाउन करेगा मोनोसेक्राइड में कौन, रिस्पेक्टिव एंजाइम. जैसे मैल्टोज को जो ब्रेक डाउन कर रहा है वो एंजाइम है मैल्टेज, सेलोबायोज को जो ब्रेक डाउन कर रहा है वो सेलोबाइज, ट्राइहेलोज को ट्राइहेलेज, लैक्टोज को ब्रेक करने वाला लैक्टेज, और सुक्रोज को ब्रेक करने वाला इन्वर्टेज. ठीक है जी. सो क्योंकि जैसे हमने कहा कि पॉलीसैकेरेज जो है वो एक कैटेगरी है, इट इज़ नॉट एन एंजाइम, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम जिनके अंदर सेवरल एंजाइम्स आर प्रेजेंट. उसी तरह ग्लाइकोसाइडेजेस इज अ कैटेगरी, इज अ क्लास ऑफ एंजाइम जिसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर वेरी सिमिलर. ऑल द एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल द एनिमल्स. हाउएवर amylase and maltase are of universal occurrence. The presence of enzymes in the digestive tract of an animal group is related to the food habit. For example, जो जिनके पास स्टार्च ज़्यादा है, ठीक है, वो अमाइलेज ब्रेक डाउन करेंगे. सेल्यूलोज होगा तो सेल्यूलेज प्रेजेंट होगा. तो उस तरीके से जो हम फूड ले रहे हैं या जो हमारी फीडिंग हैबिट होनी चाहिए उस हिसाब से हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट है. Carbohydrate digestion in human alimentary canal occurs in the 2 step. First step involves digestion of carbohydrate by enzyme amylase of the salivary gland, followed by digestion of alpha amylase of pancreas, which is secreted into the duodenum in larger amount in comparison to salivary amylase. The activity of amylase secreted by salivary gland and pancreas of human works best at 6.7 to 7.5 pH. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारी जो डाइजेशन हो रही है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी कि सलाइवरी ग्लैंड में से एंजाइम निकल रहा है सलाइवरी अमाइलेज. उसके बाद जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, उसके पास भी एंजाइम होता है अमाइलेज. तो मेन ये 2 एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जब ये हेल्प कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6.7 से 7.5 का. स्टेप 2 इन्वॉल्व डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द एंजाइम्स ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डिओडनम. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकोसा होती है, जो लेयर होती है, उसमें जो ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है उनका एंजाइम जो सिक्रीट होगा वो भी हेल्प कर रहा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में. एंजाइम प्रोडक्शन इन सम एनिमल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंजाइम इंडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ maltase and sucrase by the intestinal villi depend upon the amount of ingested sugar. अब इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है या इंटेस्टाइन के जो विलाई है
वहाँ से कितना एंजाइम सिक्रीट होगा ये डिपेंड करता है कि फूड के अंदर कितना शुगर प्रेजेंट है. इफ अ हाई maltose or sucrose diet is taken, it induces the villi to produce more maltase and sucrase within 2 to 5 days. Lactase production declines in human as gut develop infancy. जैसे जैसे इन्फेंट स्टेज में हम आते हैं तो लैक्टेज की जो प्रोडक्शन है वो कम होती रहती है, सो दैट lactose can easily break down now. It ceases in some individuals so that lactose sugar can no longer be digested by them. The digestion of cellulose, the most important structural material of plants and a major component of diet of herbivores. अब cellulose किस में प्रेजेंट होता है? मेनली प्लांट की सेल वॉल में. तो ज़्यादातर ये किसकी डाइट में होगा? हर्बीवोर की डाइट में. वेरी फ्यू एनिमल पोजेस द एंजाइम सेल्यूलेज. सेल्यूलोज को एंजाइम कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? सेल्यूलेज. अब ये सेल्यूलेज हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट है उनके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और जिनमें नहीं प्रेजेंट उनमें नहीं हो रहा. सेल्यूलेज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट दैट लिव symbiotically in the gut of many herbivores and in insects. In herbivores such as ruminants जैसे काउ, शीप वगैरह, इनके पास सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट है, तो इसलिए दे आर प्रॉपर्ली हर्बीवोर्स. क्यों हम क्यों बोल रहे हैं हर्बीवोर? क्योंकि इनके पास जो प्लांट प्रोडक्ट है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए रेलेवेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है. The breakdown product of cellulose are then utilized by the host. In some invertebrates like arthropods, silverfish, true cellulase enzymes have been reported, but the insect cannot survive exclusively on cellulose diet. अब कुछ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी सेल्यूलोज एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में, इसीलिए ज़्यादा सेल्यूलोज डाइट पे, ज़्यादा प्लांट प्रोडक्ट पे सर्वाइव नहीं कर सकते. Some other invertebrates have also have cellulase that partly digest cellulose. So far, however, no conclusive evidence of a complete breakdown of cellulose into glucose without the help of symbiotes have been reported. तो मेनली हमने क्या पढ़ा? देखो, जिन एनिमल्स को हम हर्बीवोर की कैटेगरी में डाल रहे हैं उन्हें हमने इसीलिए डाला क्योंकि उनके पास ड्यू टू एनी रीज़न सेल्यूलोज ब्रेकडाउन करने वाला जो एंजाइम है, सेल्यूलोज ब्रेकडाउन करने वाला जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि टाइगर कार्निवोर है. अब इसका रीज़न यही है कि कार्निवोर है क्योंकि उसके पास प्लांट प्रोडक्ट को ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है. तो अगर वो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा भी तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो उसकी बॉडी में ना तो डाइजेस्ट हो रहे हैं ना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो सेल्यूलोज आता है बेसिकली ये सेल्यूलोज किसके अंदर प्रेजेंट है? रूमिनेंट्स के अंदर. और उनके अंदर भी हमने बोला कि उनके गट में, उनके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा फ्लोरा प्रेजेंट है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, जो कि ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम. अब हमने देखना है कि जो मसल की मूवमेंट है वो कैसे होती है. द थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन एंड द थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन. हमें ये पता है कि मसल में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, उसमें से मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट बना रहा है, एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट बना रहा है. ईच थिक फिलामेंट इज 10 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड 1.6 माइक्रोमीटर इन लेंथ. इट इज़ रफली कंपोज ऑफ 500 मायोसिन मॉलिक्यूल्स. तो जो थिक फिलामेंट है वो किससे बनी हुई है? मायोसिन से बनी हुई है. और एक थिक फिलामेंट में, मतलब एक फाइबर के थिक फिलामेंट में नियरली 500 मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब अगर हम मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें, इट कंटेन ऑफ 2 हेवी चेन्स. पार्ट ऑफ अ चेन मेक्स 1 हेड एंड द अदर पार्ट एक्सटेंड्स द लेंथ ऑफ द टेल. मतलब एक पार्ट जो है वो हेड बना रहा है और दूसरी पार्ट एज अ टेल, एज अ लेंथ की तरह बढ़ रहा है. द मायोसिन हेड कंटेन 4 स्मॉलर लाइट चेन्स. ईच मायोसिन मॉलिक्यूल दस इज अ डबल स्ट्रैंडेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर. तो अगर हम एक मायोसिन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर ही ट्विस्ट हुआ हुआ है. ठीक है, and with a tail region and a head region, the tail of many myosin molecule is thicker. The tail of the many myosin molecule is thicker. Thick filament are bound together and extend towards the M line. अब जो मायोसिन मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होता है और कहाँ तक आ रहा होता है हमें पता है कि सेंटर में होती है एम लाइन. आई गेस आपने सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी हुई होगी. ठीक है, तो उससे आपको पता होगा कि सेंटर में जो लाइन होती है वो कौन सी है? M line in the center of sarcomere, whereas the globular hand projects to the side forming the क्रॉस ब्रिजेस. तो जो टेल है वो सेंटर तक आ रही होती है और हेड जो है वो कॉर्नर्स में होता है. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो ये एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमें सेंटर में एम लाइन दिख रही है, यहाँ पे जेड लाइन दिख रही है. एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक एक सार्कोमेयर यूनिट होता है. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे है ये मायोसिन फिलामेंट और ये जो ग्रीन कलर के हैं वो है एक्टिन फिलामेंट. तो इस डायग्राम में बेटा उन्होंने जूम करके हमें दिखाया हुआ है, ये रहा, ये इसको जूम करके उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाया कि मायोसिन कैसा दिखता है, समवट लाइक दिस. इसमें से भी उन्होंने हमें एक पार्ट को जूम करके दिखाया कि मायोसिन कैसा दिख रहा है. तो एज इट इज़ सेड कि इसका एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है. टेल एक्सटेंड करता है एम लाइन की तरफ और हेड जो है वो दूसरी तरफ पैक्ट होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, और हेड के ऊपर भी 4 लाइट चेन्स प्रेजेंट है.
द हेड आर अरेंज इन स्पाइरल एक्सटेंडिंग टुवर्ड द नियरेस्ट थिन फिलामेंट एंड प्लेस्ड अवे फ्रॉम द एम लाइन। जो हेड होता है वो एम लाइन से दूर की तरफ है, दूसरे लाइन के हेड की तरफ है, दूसरे लाइन की तरफ के थिन फिलामेंट की तरफ है। देयर इज अ सेंट्रल रीजन इन द एज जोन दैट अपीयर्स लाइटर इन कलर एज दो नो हेड रीजन इज दैट एरिया। तो हम हमेशा जब पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं एक रीजन यहाँ पे लाइट होता है, ये वाला रीजन साइड वाला डार्क होता है। तो ये लाइट रीजन होने का कारण ये भी है, एक तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही थिक और थिन फिलामेंट की, दूसरा यहाँ पे मायोसिन का हेड रीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इट अपीयर्स लाइटर इन कलर। द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड ऑफ टू सब यूनिट्स एंड इंटरैक्ट विद द थिन फिलामेंट फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हेड में जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब हेड के दो सब यूनिट्स हैं, और वो सब यूनिट्स इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जिस टाइम ओवरलैपिंग हो रही होती है, उस टाइम पे वो थिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर सके। द कनेक्शन बिटवीन द हेड एंड टेल फॉर्म्स द पाइवट द स्विंग pivot that swings the head to form cross connection with the adjacent thin filament। हेड और टेल के बीच में जो कनेक्शन है वो एक इस तरीके से कनेक्शन बना हुआ है ताकि वो साथ वाले थिन फिलामेंट्स के साथ भी कनेक्ट कर सके। इन द सेंटर ऑफ ईच थिक फिलामेंट एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट टू ईदर साइड ऑफ एम लाइन टू द जेड लाइन इज प्रेजेंट द थिन स्ट्रैंड ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड टाइटिन। उसके अलावा उन्होंने बोला कि इसके हेड के दूसरी हेड से लेकर जहाँ पे थिन फिलामेंट स्टार्ट होगा, जैसे इधर थिन फिलामेंट आ जाएंगे, वहाँ तक बीच में चेन्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, टाइटिन है। The exposed part of the titin protein is in the eye band is highly elastic and coiled. In the resting sarcomere, this protein remains relaxed and become tense only when the sarcomere stretches। तो जब sarcomere stretch हो रहा होता है उस टाइम पे ये tense हो जाता है, stretch हो जाता है, अदरवाइज ये relaxed रहता है। द थिन फिलामेंट, अब अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो उसकी थिकनेस है 5 to 6 नैनोमीटर, वेयर एज थिक फिलामेंट की कितनी थी, 10 to 12 एंड 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग। और अगर हम ये थिक की बात करें तो वो 1.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग था। अ सिंगल थिन फिलामेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट प्रोटीन, नेमली फिलामेंटस एक्टिन विच इज सिंपली रेफर्ड टू एज एक्टिन, फिर उसके अलावा नेब्यूलिन एंड 2 रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोटीन्स हैं, फिलामेंटस एक्टिन जिसको हम नॉर्मली एक्टिन बोल रहे हैं, उसके अलावा नेब्यूलिन, उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 rows of 300 to 400 molecules of a globular protein G actin which are twisted around each other in a helical form या in a helix। तो अगर हम एक्टिन की बात करें, एक्टिन एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कि सीधा सीधा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये 2 रोज से बना हुआ है जिनके अंदर 300 to 400 ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर मतलब कि गोल गोल, और जो कि एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, और ये क्या बना रहे हैं, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, हमें थिन फिलामेंट का दिखाया हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो गोल गोल बॉल्स दिखाई हुई हैं, ये बेसिकली क्या है, एक्टिव साइट है, ये बेसिकली एक्टिन मॉलिक्यूल है जिनको उन्होंने बोला कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। Each G actin molecule contains an active site where myosin head can bind। तो एक्टिन के ऊपर जो G एक्टिन है, जो ग्लोबुलर एक्टिन है, उसके ऊपर एक्टिव साइट होती है जहाँ पे मायोसिन का हेड बाइंड कर सकता है। अब अगर हम बात करें निबुलिन प्रोटीन की, निबुलिन प्रोटीन एक्सटेंड इन द क्लेफ्ट बिटवीन द 2 strands ऑफ G एक्टिन मॉलिक्यूल। दोनों G एक्टिन मॉलिक्यूल के बीच में निबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। द निबुलिन मॉलिक्यूल होल्ड द 2 strands ऑफ G एक्टिन मॉलिक्यूल टुगेदर एंड द लेंथ ऑफ F एक्टिन स्ट्रैंड इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ निबुलिन मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि निबुलिन के 2 काम है। निबुलिन का काम एक तो ये है कि जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, जो वो हेलिकल फॉर्म बना रहे हैं, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है नेबुलिन मॉलिक्यूल। दूसरा, एक्टिन की जो लेंथ होगी, उस स्ट्रैंड की जो लेंथ होगी, वो भी कौन डिटरमाइन कर रहा है, नेबुलिन। When the muscle is at rest, जब मसल रेस्ट पे होती है, मतलब जब वो कंट्रैक्ट नहीं हो रही, स्ट्रैंड ऑफ प्रोपोमायोसिन कवर द एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है, जो जी एक्टिन होता है, उसके ऊपर एक्टिव साइट होती है। जब मसल रिलैक्स फॉर्म में, रेस्टिंग फॉर्म में, जब वो कंट्रैक्ट नहीं हुई, तो उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेता है उस एक्टिव साइट को, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड नहीं कर सकते। ईच ट्रोपोसिन मॉलिक्यूल इज अ डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन एंड कवर 7 एक्टिव साइट्स एंड इज बाउंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रोपोनिन इन द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। ये ट्रोपोमायोसिन किसके साथ बाउंड होता है, ट्रोपोनिन के साथ। और ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लोबुलर सब यूनिट्स, ईच ऑफ विच बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन फॉर्मिंग द ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, ट्रोपोनिन के साथ। और हर ट्रोपोनिन के पास 3 ग्लोबुलर प्रोटीन है जो उसको इस ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। Forming the tropomyosin troponin complex, one subunit bind to 1 G actin molecule, keeping the tropomyosin troponin complex in। अब यहाँ पे ये है कि जो 2 सब यूनिट है, जैसे कि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जब आपस में बाइंड करें, तो ये जो सब यूनिट्स बन रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स के 2 यूनिट है, वो एक यूनिट जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम के साथ,
ठीक है, वन सब यूनिट बाइंड्स टू जी एक्टिन मॉलिक्यूल कीपिंग द ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स इन पोजिशन एंड वन सब यूनिट बाइंड्स टू द कैल्शियम आयन। तो ये जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन का जो लेयर बन रही है वो बन तो ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर रही है, तो मतलब ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो इसको ग्लोबुलर से अटैच करे। तो एक सब यूनिट जो इस कॉम्प्लेक्स का है वो जी एक्टिन के साथ बाइंड करता है और दूसरा सब यूनिट जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। सिंस द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द रेस्टिंग सार्कोमेर इज वेरी लो, दिस साइट रिमेन्स एम्प्टी बिफोर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये आपको दिखेगा, जो सर्कल्स हैं बेटा वो है जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके ऊपर लेयर बनी हुई है किसकी, ट्रोपोमायोसिन की। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर तीन सब यूनिट, तीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं किसके, ट्रोपोनिन के, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर तीन मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन के प्रेजेंट होते हैं। और बीच में जो इनको बाइंड कर रहे हैं, जैसे ऐसे बीड्स हैं, उसके बीच में इनको जो बाइंड कर रहा है दैट इज नेब्यूलिन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिस बेसिस पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स और डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, सम एंजाइम्स में हैव टू फंक्शनल डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स। हमें पता है नॉर्मली एंजाइम जो होता है, एंजाइम के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम उसकी एक्टिव साइट भी बोलते हैं, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके पास बाइंडिंग साइट के, एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट होती है। सो वन ऑफ द साइट इज द एक्टिव साइट दैट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट एंड कैटलाइजेस द रिएक्शन। द अदर टाइप ऑफ साइट इज द एलोस्टेरिक और रेगुलेटरी साइट दैट बाइंड्स विद अनदर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड इफेक्टर या मॉड्यूलेटर। तो कभी कभी क्या है, एक एंजाइम है उसके पास दो साइट है। एक साइट हो गई हमारी ये वाली जो किसके साथ बाइंड करेगी, सबस्ट्रेट के साथ। दूसरी साइट हमारी हो गई रेगुलेटरी साइट जो बाइंड करेगी किसके साथ, एक इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के एंजाइम्स को जिनकी दो बाइंडिंग साइट है, जो एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रही है और एक इफेक्टर के साथ बाइंड कर रही है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने बोल दिया एलोस्टेरिक एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर ओलिगोमेरिक इन नेचर, मतलब कि इनके एक से ज़्यादा सब यूनिट होते हैं। दे द एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट मे बी लोकेटेड ऑन द सेम सब यूनिट। ये भी हो सकता है, अब जैसे अगर मान लो ये एंजाइम कोई दो सब यूनिट से बना है, ये भी हो सकता है कि एक ही सब यूनिट के ऊपर इसकी एलोस्टेरिक साइट और बाइंडिंग साइट हो। ये भी हो सकता है एक साइट एक यूनिट पे हो और दूसरी साइट दूसरे यूनिट के ऊपर हो, ठीक है। The active site and allosteric site may be located on the same subunit or on different subunit of the enzyme, and the conformational changes caused by binding are transmitted between two units. अब बेसिकली होता क्या है, जब अफेक्टर आपके बाइंड करता है, मान लो यहाँ पे आके एक अफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करा, अब ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव, ये डिटरमाइन करते हैं। क्या ये इफेक्टर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग को अगर इन्हांस करेगा तो इसका इफेक्ट हुआ पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव इफेक्टर। लेकिन अगर ये इफेक्टर बाइंड होने की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आए एक्टिव साइट में, उसकी शेप में, उसके कॉन्फर्मेशन में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि नाउ दिस एंजाइम कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द सबस्ट्रेट, तो इसको हम बोल देंगे नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। सो इफेक्टर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स रोल। इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव इफेक्टर दैट इज एक्टिवेटर्स दैट एनहांस एंजाइम एक्टिविटी, और नेगेटिव इफेक्टर्स या इनहिबिटर्स जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर कॉज कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, जब भी एक इफेक्टर बाइंड करता है उसकी वजह से एंजाइम के कॉन्फर्मेशन में, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी इफेक्ट होती ही होती है। सो बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट टू वन एक्टिव साइट में इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट बाइंडिंग ऑफ अदर एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम विद मोर देन वन एक्टिव साइट। दिस बिहेवियर ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोऑपरेटिविटी। कभी कभी क्या होता है, एक एंजाइम जो है, मान लो अभी तक हमने जो एग्जांपल लिया, हमने कहा एक उसकी एक्टिव साइट थी जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, दूसरी उसकी एलोस्टेरिक साइट थी जो किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है। लेकिन सपोज करो अगर कोई एक एंजाइम है, ये दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, इधर एक सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, इधर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सबस्ट्रेट का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होने वाला है, क्या ये इसकी बाइंडिंग को इन्हांस करती है, तो दोनों की बाइंडिंग की वजह से डबल एक्शन होगा, या फिर एक की बाइंडिंग से दूसरे की बाइंडिंग में इनहिबिट हो जाती है। तो अगर दो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं और एक एंजाइम के पास दो एक्टिव साइट है, एक एक्टिव साइट से ज़्यादा साइट्स है दो डिफरेंट एंजाइम के लिए, तो उनका जो कम्युलेटिव इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिविटी। So binding of a substrate to one active site influences subsequent binding of active sites of other enzyme. This behavior is known as cooperativity. When binding of first substrate molecule promote the binding of subsequent substrate, तो वो हो जाएगा positive cooperativity। और negative कब होगी, जो first substrate के bind करने पे वो second substrate को bind ना होने दे, कम होने दे, या उसकी frequency या उसकी tendency को कम कर दे, तो उसको बोलेंगे negative cooperativity, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है
ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम की ये है एलोस्टेरिक साइड और ये है एक्टिव साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एलोस्टेरिक इनहिबिटर था, तो जब ये एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुआ, इसने बाइंडिंग साइड के अंदर चेंजेस करे, नाउ द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू दिस साइड। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि सबस्ट्रेट नॉर्मली बाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम है जब उसकी बाइंडिंग हुई एक्टिव साइड पे, जब वो अटैच हो गया तो कैटालिटिक साइड में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ पे इजीली बाइंड कर सकता है। तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव इफेक्ट और इसको बोल देंगे नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की, द नेम इटसेल्फ सेज कि एंजाइम इनहिबिटर्स मतलब वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। सो मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम एंड कॉजेज डिक्रीज इन देयर एक्टिविटी आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। दीज मॉलिक्यूल ईदर बाइंड एट द एक्टिव साइट एंड देयरबाय प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू बाइंड इनटू द एंजाइम, और दे मे इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कभी कभी ये एंजाइम को किसी दूसरे तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था लेकिन सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दिया, यहाँ पे कोई एक दूसरा इनहिबिटर मॉलिक्यूल था वो आके बाइंड हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाया। So we should know that many of these molecules perform several regulatory roles in the metabolism. Some of them are herbicide, pesticide. Most of the drug molecules also act as enzyme inhibitors. Natural enzyme inhibitors, example poisons, are a part of defense mechanism in wildlife animals. तो अगर हम कैटेगराइज करें enzyme inhibitor को हम दो वे में कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिशन और एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन। एज द नेम सजेस्ट, रिवर्सिबल इनहिबिशन वो है कि एंजाइम इनहिबिट हुआ बट दिस एक्शन कैन बी रिवर्स्ड। इन रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन द लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू इनहिबिटरी मॉलिक्यूल इज रिवर्सिबल। तो अगर वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल एंजाइम से सेपरेट हो जाएगा तो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग टेंडेंसी है वो रिस्टोर हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी गेट रिस्टोर्ड ऑन द रिमूवल ऑफ इनहिबिटर। These inhibitor molecule bind non-covalently and give rise to different kind of inhibition. Multiple weak bonds between inhibitor and enzyme combine to give a strong binding which prevents the formation of product. जब inhibitor enzyme के साथ bind करता है तो इनके बीच में बहुत सारे weak bonds बनते हैं जिसकी वजह से वो enzyme further substrate के साथ bind नहीं कर सकता और product form नहीं कर सकता. But this can be easily removed by dilution or dialysis to restore the full enzyme activity. But by using various techniques हम उस inhibitor को हटा सकते हैं और हटाने के बाद जो एंजाइम है वो उसकी वापस जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाएगी और वो नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ है इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेरी एंजाइम इनएक्टिवेशन। द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट ऑन द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल टू एंजाइम एंड इट्स एक्टिविटी कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टरवर्ड। अब इसका मतलब ये है जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल था अगर वो एंजाइम के साथ बाइंड करा तो एंजाइम के उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस जो करे वो परमानेंट थे। अब वो एंजाइम के से अगर हम इनहिबिटर को हटा भी देंगे तब भी एंजाइम अपनी नेचुरल एक्टिविटी को रिस्टोर नहीं कर सकता। These inhibitory molecules are highly specific and can modify enzyme's 3D structure. The enzyme get inactive and there is time-dependent loss of enzyme concentration. Inhibition cannot be removed by dilution or dialysis without losing enzyme activity. हम कोई भी तरीका कर लें इनहिबिटर को हटाने का, बट एंजाइम की एक्टिविटी को हम रिस्टोर नहीं कर सकते। दे जनरली फॉर्म और ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड विद द अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ये नॉर्मली अपना जो बॉन्ड है वो अमीनो एसिड रेसिड्यूज के साथ बना देते हैं जो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है या एंजाइम के कॉन्फर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से रिलेटेड और भी वीडियोज हमने बनाई हुई हैं जिसमें हमने एंजाइम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड डिजीजेस कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। तो अगर आपको टेबल चाहिए हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर चैप्टर 12 में है। तो अगर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की, मतलब कि वो विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल है, तो उससे पहले मतलब विटामिन को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम दो में करते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में हमारे पास आते हैं ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके अलावा बी, सी वगैरह जो होते हैं, जितने भी विटामिन बी के पार्ट्स हैं या विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल है। They are often absorbed by the intestine and then transported to the liver via bloodstream. When the water soluble vitamins are taken in excess, they are excreted out in urine and thus are not stored in the body. The vitamin B there are 2 type of water soluble vitamin, एक vitamin B complex और vitamin C. The B complex are so called because it comprises of 8 vitamins that include B1 जिसका नाम है thiamine, B2 that is riboflavin, फिर niacin, B5 that is pantothenic acid, B6 that is pyridoxine and B12 that is cobalamin. These vitamins are precursors to coenzyme that help in specific enzyme activities, whereas vitamin C participate directly as a coenzyme in biochemical reactions. तो इसको हम antioxidant vitamin भी बोलते हैं। तो विटामिन की 2 कैटेगरीज, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर ए, डी, ई और के। वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी और विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 जिनके नाम लर्न करने इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन एंड विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको विटामिन के नाम लिखने हैं, इसलिए ये नाम लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर देयर इज अ टेबल जहाँ पे आप देख सकते हो कि विटामिन B का नाम क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। सिमिलरली B3 नियासिन, उसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, B6 पायरिडॉक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया, B12 कोबालामिन, उसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड या फोलेट, उसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बायोटिन ये हमारे स्किन इश्यूज कॉज करता है, उसके अलावा विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। Next and the last question is describe the reaction catalyzed by the enzyme glutathione peroxidase। तो glutathione peroxidase जो एंजाइम है वो क्या करता है, उसका रोल क्या है और वो कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करता है। सो बेटा ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज जिसको हम GPX भी लिख सकते हैं, ये एक सेलेनियम कंटेनिंग मेटालो एंजाइम है, मतलब वो एंजाइम जिसके साथ मेटल अटैच होता है विच इज सेलेनियम, पार्शियली लोकेटेड इन सेलुलर मेम्ब्रेन। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये सेल को ऑक्सीडेशन से बचाता है। कैसे बचाता है? इट टू परफॉर्म दिस इट रिमूव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय डिकम्पोजिंग इट टू वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये उसको हमारी बॉडी से हमारी सेल से रिमूव करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। While removing reduced glutathione, it get converted into oxidized glutathione। अब देखो H2O2 को किस में चेंज कर रहे हैं? H2O में। दैट मीन्स इसकी क्या हो गई? रिडक्शन, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज जो है वो खुद क्या हो गया? वो खुद हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये जो ग्लूटाथायोन है वो अपनी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। सो टू परफॉर्म दिस इट रिमूव्स H2O2 बाय डिकम्पोजिंग इट टू वाटर। वाइल रिमूविंग जब ये इस H2O2 को रिमूव कर रहा होता है तो ये जो ग्लूटाथायोन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज कैन ऑल्सो टर्मिनेट द चेन रिएक्शन of lipid peroxidation by converting lipid hyperperoxides to their respective alcohol in the cellular membrane। उसी तरह जो लिपिड के पेरोक्साइड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज कर सकते हैं, तो ये उनको भी कन्वर्ट कर देता है, लिपिड पेरोक्सिडेज को भी ये कन्वर्ट कर देता है उनके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में या कीटो एसिड्स में, सो दैट वो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज ना कर सके। नाउ द रीजनरेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन इज डन बाय NADPH डिपेंडेंट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। अब ये जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज हो गया इसको वापस रिड्यूस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, तभी तो ये वापस ये साइकिल वापस चलती रही है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में चेंज कौन सा एंजाइम कर रहा है? ग्लूटाथायोन रिडक्टेज विद द हेल्प ऑफ NADPH। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ग्लूटाथायोन जो है वो H2O2 के साथ रिएक्ट करके खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और H2O2 को रिड्यूस कर दिया वाटर में। इन दिस रिएक्शन रिड्यूस ग्लूटाथायोन दैट इज GSH इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड। तो ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? GSSG बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। GPS इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से। इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी कॉम्पोनेंट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम इन द सेल। GPS एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एक फॉर्म होती है सेलेनियम डिपेंडेंट और एक फॉर्म होती है सेलेनियम इंडिपेंडेंट। ईच फॉर्म हैज डिफरेंट सब यूनिट्स एंड एक्टिव साइट। लेकिन अगर हम मेन रिएक्शन देखें तो बेसिकली यही हो रहा है कि ये H2O2 को चेंज कर रहा है H2O में, जहाँ पे ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिएक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, ठीक है। लेकिन फिर जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो वापस चेंज हो जाएगी रिड्यूस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंड विद द हेल्प ऑफ NADPH। तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस रिएक्शन का, बिकॉज द सेम थिंग इज रिटन हेयर, या फिर नेक्स्ट शीट से भी ले सकते हो, बट हमें फोकस किस पे करना है? ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज के एंजाइम पे जो कि ये काम कर रहे हैं। The main reaction that glutathione peroxidase catalyzes is glutathione को वो peroxide को reduce कर रहा है water में और खुद oxidize हो जाता है। GSH represent reduce monomeric glutathione, GSSG represent SS क्यों आ गया? क्योंकि disulfide है glutathione disulfide को। The mechanism involve oxidation of selenol of a selenocysteine residue of hydrogen peroxide। The process gives the derivative of selenic acid जिसके अंदर होता है OH group, तो respective alcohol में change कर रहे हैं। The selenic acid is then converted to selenol by two-step reaction। लेकिन ये हमारे कोर्स के हिसाब से दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो जितना इंपॉर्टेंट था वो मेन बेसिकली हमारा यही पार्ट है। सो विद दिस वी आर डन विद द पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी वेल। थैंक यू।